जब मैं फेल हुआ, मैंने लंबे और घटनाओं से भरपूर जीवन की अब तक की रोचक यात्रा में कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है। मैंने राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सौभाग्य भी पाया है। अगर मैं पीछे की ओर देखूं तो दिखाई देता है कि मुझे जिंदगी में अनेक उपलब्धियां मिली हैं। कुछ मेरे प्रयास और कुछ मेरी टीम के प्रयास फलीभूत हुए। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कार्य क्षेत्र में अत्यंत प्रतिभाशाली साथियों का सहयोग मिला। फिर भी मेरा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति नाकामी की कड़वी गोली नहीं चखता, तब तक वह सफलता के लिए यथेष्ट रूप में प्रोत्साहित या प्रेरित नहीं हो सकता। मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। नाकामी के साथ निराशा के गर्त में जाने पर मैंने जीवन के सबसे कठोर पाठ सीखे हैं। ये पाठ जिंदगी में हर मोड़ पर याद आते हैं, क्योंकि इनसे मुझे कठिन परिस्थितियों में अपने ढंग से कार्य करने में मदद मिली है। मेरे जीवन में प्रारंभ में ऐसी ही एक घटना घटित हुई। उस समय मैं मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में एरोनॉटिक्स का छात्र था। मेरे डिजाइन अध्यापक जो श्रीनिवासन थे, वे इस संस्थान के अध्यक्ष भी थे। एक बार 4 छात्रों की टीम बनाई गई। हमारी टीम को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना था। मैं उस एरोडायनामिक डिजाइन तैयार करने वाली टीम का इंचार्ज था। हमने कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत की। मेरी टीम के साथी सभी घटक या पुर्जे तैयार कर रहे थे, जैसे प्रणोदन, ढांचा, नियंत्रण और यंत्र विन्यास। जब हमारे पाठ्यक्रम का अन्य कार्य संपन्न हो जाता, तब हम अपने विचारों व अनुसंधान पर घंटों चर्चा करते थे। हम सभी अपनी इस परियोजना से अपने प्रोफेसरों को प्रभावित करना चाहते थे। वे लोग हमारे कार्य की प्रगति पर नजर रखे हुए थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मेरे द्वारा तैयार डिजाइन दिखाने को कहा। जब मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने समीक्षात्मक ढंग से उसकी जांच की। मैं पास में खड़ा था और सांस थामे उनका फैसला सुनने का इंतजार कर रहा था। मुझे अभी तक याद है कि वे कैसे मेरे सामने फैले कागज पर बोहें सिकोड़कर डिजाइन देख रहे थे। तभी वे सीधे हुए और उनके शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। यह इतना अच्छा डिजाइन नहीं है कलाम, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे कड़ी निगाहों से देखा और अपनी बात जारी रखी। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। यह कार्य निराशाजनक है। मुझे बहुत निराशा हुई। तुम्हारे जैसा होनहार छात्र और ऐसा काम। मैं हक्का बक्का होकर प्रोफेसर की ओर देख रहा था। मैं हर क्लास में होशियार छात्र रहा था और किसी भी कार्य के लिए मुझे कभी भी टीचर की डांट नहीं सुननी पड़ी। मुझे उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह मेरे लिए नया अनुभव था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रोफेसर ने फिर सिर हिलाया और बोले कि मुझे दोबारा वह पूरा डिजाइन तैयार करना होगा। मैं शर्मिंदा हो रहा था और मैंने सब मंजूर कर लिया। तब उन्होंने और अधिक कटु शब्द कहे। मुझे वह काम दोबारा ही नहीं करना था, बल्कि मात्र 3 दिनों में उस काम को पूरा करके देना था। आज शुक्रवार की दोपहर है और मैं सोमवार की शाम तक पूरे विन्यास का आरेख यानी ड्राइंग देखना चाहता हूँ। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान था। मैं इस स्कॉलरशिप के भरोसे ही कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके बिना मुझे अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ सकती थी। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे माँ बाप के सपने, मेरी बहन और जलालुद्दीन की आकांक्षाएं मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि प्रोफेसर द्वारा बोले गए कुछ लफ्जों से मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ने लगेगा। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ मैं तुरंत खड़ा हुआ। मुझे खाने पीने की सुध नहीं रही। पूरी रात मैं ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। इससे पहले मेरे डिजाइन के पुर्जे मेरे मस्तिष्क में तैर रहे थे, लेकिन अब अचानक वे इकट्ठे होकर सामने आने लगे और ऐसी आकृति एवं रूप स्पष्ट दिखाई देने लगे जिन पर मैं काम कर सकता था। अपने काम पर एकाग्रचित होकर मैंने अपने दिमाग में बुने जाले साफ करने शुरू कर दिए। अगली सुबह मैं सादिकार काम कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने काम रोका और कुछ खाया पिया और फ्रेश हो गया। उसके बाद फिर काम करने लगा। रविवार की शाम तक मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था। एक साफ सुथरा डिजाइन जिस पर मुझे गर्व था। जब मैं डिजाइन को अंतिम रूप दे रहा था, मुझे लगा कि कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद है। वो मेरे प्रोफेसर थे। उन्होंने सफेद रंग की टेनिस ड्रेस पहन रखी थी और क्लब से खेलकर लौट रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वे कब से वहां खड़े होकर मुझे देख रहे थे। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैं आगे आ गया। वे कुछ मिनट तक बारीकी से डिजाइन का मुआयना करने लगे, फिर सीधे हो गए और मुस्कुराए। मैं हैरान था। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया, फिर मेरी पीठ थपथपाई और कहा, मैं जानता था कि मैं उस वक्त तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ। जब मैंने तुम्हारा कार्य अस्वीकार कर दिया, मैंने नामुमकिन समय सीमा तय कर दी थी, फिर भी तुमने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर लिया। यह काम असाधारण कोटि
चोटी का है। तुम्हारा अध्यापक होने के नाते मैंने तुम्हें तुम्हारी सीमा से आगे धकेला ताकि तुम अपनी सच्ची ताकत एवं संभावना को पहचान सको। एक ही झटके में डिज़ाइन अस्वीकार करने के 2 दिन बाद ये शब्द मेरे कानों में संगीत के सुरों के समान झंकृत हो रहे थे। उनसे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। उस दिन मैंने 2 बातें सीखी। पहली, जो शिक्षक अपने विद्यार्थी की प्रगति का ध्यान रखता है वही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, क्योंकि शिक्षक जानता है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। दूसरी, इस दुनिया में कोई भी बाधा, नामुमकिन समय सीमा नहीं होती। मैंने अनेक कठोर जिम्मेदारियों का वहन किया, उन्हें निभाया है, जिनमें से कुछ कार्यों को देश के शीर्ष नेता भी देख रहे थे। लेकिन MIT में मेरी क्षमताओं के बारे में मुझे आश्वस्त किया गया। इसके लिए मैं प्रोफेसर श्रीनिवासन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में आगे चलकर काफ़ी मदद की। इसके बाद मेरा कामकाजी जीवन शुरू हो गया। मैंने बहुत थोड़ा ही किया, परंतु मैं जानता था कि मुझे अभी और कठिन पाठ सीखने हैं। मैं बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करने लगा। वहीं मैंने विमान तथा उसकी डिज़ाइन तथा प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब तक मुझे यकीन हो गया था कि मुझे फ्लाइंग के क्षेत्र में करियर बनाना है। जब मैं HAL से एरोनॉटिकल स्नातक इंजीनियर बना, मुझे नौकरी के 2 अवसर मिले। एक अवसर वायुसेना का था और दूसरा तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय रक्षा मंत्रालय में मिला। मुझे दोनों जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहला इंटरव्यू देहरादून और दूसरा दिल्ली में था। मैंने अपने मन में तमाम आशाएं लगा रखी थी। पहली बार मैंने MIT में निकट से विमान देखा था, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना, क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए मद्रास से उत्तर भारत की ओर जा रहा था, तब मैंने मन ही मन ये सपना बार बार देखा। अंततः मैं पायलट बनने की दहलीज पर खड़ा था। तमिलनाडु से देहरादून की यात्रा काफी लंबी थी। भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मेरे जन्म स्थल से लेकर हिमालय की पहाड़ियों में विशेष क्षेत्र तक की दूरी तय करने की यात्रा थी। मेरी मंजिल थी पायलट के रूप में वायुसेना भेजना। सबसे पहले मैं DTD&P में साक्षात्कार के लिए दिल्ली में रुका। मैं आत्मविश्वास से भरा था और इंटरव्यू भी आसान रहा। मुझे अपने ज्ञान की सीमाएं जोर लगाकर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने दिल्ली में 1 सप्ताह बिताया। आगे मुझे वायुसेना चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए देहरादून जाना था। यहाँ मुझे यह उल्लेख करना चाहिए था कि उस समय अपनी उम्र के 20वें दशक के आरंभ में युवक होने के नाते अभी मैंने ये समझना शुरू ही किया था कि मुझे इस दुनिया में कैसे व्यवहार करना है। जब मैं पहली बार रामेश्वरम से बड़े बड़े शहरों में अध्ययन के लिए निकला, तब मैं एक संकोची व मितभाषी लड़का था। मैंने अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाने के लिए कड़ी मेहनत की। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करके खुद में बदलाव लाया। यह इतना आसान नहीं था। ऐसे में निराशाजनक और क्षुब्ध करने वाले पल भी आए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरे व्यक्तित्व में भी काफ़ी निखार आ गया था। मैं अपने विचार अंग्रेजी और तमिल में भली भांति व्यक्त कर सकता था। वायुसेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार से लौटने के बाद मैंने उन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए जो मेरे सामने रखे गए थे। मैंने महसूस किया कि इंजीनियरिंग के ज्ञान के अलावा उम्मीदवार में योग्यता एवं हाजिर जवाब की क्षमता के गुण भी देखे जाते हैं। बोर्ड स्वास्थ्य और व्यक्ति के मुख्तलिफ तौर तरीके, आचरण व व्यवहार भी देखता है। मैंने अपने बारे में सर्वोत्तम जानकारी देने का भरसक प्रयास किया।